हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यासी डायन और लड़के के बीच क्या क्या हुआ तो कहानी को अंत तक देखिएगा। तो आइए सुनते हैं हफ्सी डायन की कहानी मीरा की जुबानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी माँ, मेरा भाई और उनके बीवी बच्चे पिता के दुनिया से चले जाने के बाद उसी पुराने मकान में रहने आ गए थे जो वे हमारे लिए आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालातों में थोड़ी कमी आ गई थी, क्योंकि पिताजी की कमाई से घर का गुजारा चल जाया करता था, जिसे माँ संभाल के रखा करती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ गड़बड़ सा हो गया था। भाई की एक काम चलाऊ सी नौकरी थी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। इतने पैसों में वो बेचारे क्या क्या करते। उनके 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई का खर्च और फिर घर का खर्च भी चलाना पड़ता था। वो भी खींचतान के होता था और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था। घर के ये हालात देखकर मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था कि माँ की थोड़ी मदद हो जाएगी। हम जिस घर में रह रहे थे उन दिनों वहाँ एक अफवाह फैली हुई थी कि जिस मकान में हम रहने आए थे वहाँ जिन्नों का बसेरा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी यह तो वहाँ रहकर ही पता चलता, क्योंकि मोहल्ले के लोग आकर कई खौफनाक बातें बता जाते थे, जिसे सुनकर माँ उन्हें कह देती थी, देखो भाई, हम ठहरे पूजा पाठ करने वाले लोग, घर को साफ सुथरा रखने वाले लोग, इसीलिए अगर यहाँ कोई दूसरा परिवार का बसेरा है भी तो भी हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। माँ की बातें सुनकर मोहल्ले के लोग तो चले जाते, मगर फिर मेरे मन में यह विचार चलने लगता कि क्या यहाँ हमारे अलावा भी कोई रहता है? क्या सच्ची में यहाँ जिन्न और जिन्नात रहते हैं? कुछ दिन बीतने पर हमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि यहाँ और भी कोई है हमारे अलावा, क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जो सच में बहुत अजीबोगरीब थी। जैसे कि जब माँ आंगन में बैठकर माला जाप करती थी, ध्यान लगाती थी, तो अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगते थे और कान में कुछ फुसफुसाहट की आवाज भी आती थी। और कभी ऐसा लगता था कि कोई माँ के चारों ओर खड़े होकर पंखा चला रहा हो। फिर जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाता था तो ऐसा लगता था कि कोई बच्चों के पीछे बैठकर मुझे देख रहा हो। एक दिन मैं आंगन में बैठकर बच्चों को किताबें पढ़ा रहा था, तभी खाने की ऐसी खुशबू आने लगी मानो कोई तरह तरह के पकवान बना रहा हो। लेकिन माँ तो खाना बना चुकी थी। पकवानों की जैसी खुशबू आ रही थी। हमारे घर में तो वैसा कुछ भी नहीं बना था। माँ ने तो सादे दाल चावल बनाए थे। मैंने माँ से पूछा, माँ, और कुछ नया खाने के लिए बना रही हो क्या हमारे लिए, जो इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है? माँ ने कहा, नहीं तो बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं बना रही। शायद पड़ोस में बन रहा है, किसी दावत की तैयारी चल रही होगी। माँ का इशारा हमारे घर के छत वाले हिस्से की ओर था, जो हमेशा बंद ही रहता था, मगर वहां से हमेशा कुछ न कुछ आवाजें आती रहती थी। कभी चलने की आवाज, कभी बर्तनों की आवाज। माँ की बात सुनकर मैंने मजाक में उस माले की ओर देखकर कहा, अरे ये कैसे पड़ोसी हैं हमारे, जो अकेले अकेले दावत पकाकर खा रहे हैं और हमें पूछते भी नहीं। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि यकीन मानो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह की निकली हर बात सच हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा 2 औरतें पूरे नकाब में ढकी हुई हाथ में थाली लिए आई और माँ को पकड़ाकर बोली, ये लो बहन, आज हमारे यहाँ दावत पकी है, ये उसी का हिस्सा है। माँ ने मुस्कुराते हुए थाली ले ली और वे दोनों सलाम करके चली गई। मैं बहुत हैरान था, माँ की तरफ दौड़ा ये देखने के लिए कि थाली में क्या आया है। जैसे ही मैंने थाली में देखा, मुझे एकदम से झटका लगा। उस थाली में वही पकवान रखे थे जिसकी खुशबू के बारे में मैं माँ से बात कर रहा था। मैं सोच सोच कर बहुत परेशान था कि अगर कोई ऐसा रहता है यहाँ हमारे साथ तो उन्होंने अभी तक हमें परेशान क्यों नहीं किया, या फिर परेशान करने वाले हैं। मैंने आज तक ये तो सुना था कि जिन्न और जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, वे बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं। और ये सब हमें तब पता चला जब हम गांव के पास ही के मंदिर में गए।
वहाँ एक बाबा थे। जब माँ ने उन्हें बताया कि हमारे घर में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो बाबा जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक जिन्न परिवार रहता है जो सालों से हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में रहता है। वो बहुत ही अच्छा परिवार है जो पूजा पाठ वगैरह करता रहता है, जिसमें माँ बाप और एक जवान लड़की रहती है। अगर उन्होंने आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो मतलब कि वो आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें, क्योंकि आप लोग घर को साफ सुथरा रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, जो शायद उन्हें भी पसंद है। यह सब सुनकर मैं परेशान हो गया था, लेकिन माँ खुश थी कि चलो कोई तो है हमारे साथ। एक दिन शाम के वक्त मैं नहाने के बाद छत पर टहलने चला गया था। धीमी धीमी हवा चल रही थी और मेरे बाल हवा से आंखों में आ रहे थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों को आंखों से हटाया और पीछे कर दिया। मैं घबरा गया और 2 कदम पीछे हटकर बोला, देखिए, माँ कहती है कि यहाँ जिन्नों का वास है। अगर आप उन्हीं में से हैं तो कृपया मुझसे 4 कदम दूर रहें। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। अभी मैंने जस्ट कहा ही था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक मीठी सी आवाज़ गूंजी, आप फिक्र ना करें रमेश, मैं आपसे 4 कदम के फासले पर ही रहूंगी जब तक आप चाहेंगे। उस आवाज़ को सुनकर मैं अंदर तक कांप गया था। फिर मैं हैरान था अपना नाम सुनकर कि इसे मेरा नाम कैसे पता। घबराहट के मारे जैसे मेरा शरीर उसी जगह खड़े खड़े जम गया था। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक माँ की आवाज़ आती है, अरे रमेश, इस वक्त छत पर क्या कर रहा है? आजा, नीचे आजा। माँ की आवाज़ सुनते ही मानो मेरा बर्फ से जमा शरीर पिघल गया और मैंने नीचे की ओर दौड़ लगा दी। मैं सीढ़ियों पे दौड़ ही रहा था कि अचानक मेरा पैर कहीं पर अटका और मैं मुंह के बल सीढ़ियों पर गिरने ही वाला था कि अचानक मुझे लगा मैं किसी की बाहों में हूँ, जैसे मुझे किसी ने बाहों में पकड़कर बचा लिया गिरने से। मेरी तो आंखें बंद ही हो गई थी और मन में विचार आया कि बेटा, आज तो तेरा सिर फूटेगा। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं हैरान रह गया। मैं सही सलामत नीचे फर्श पर लेटा हुआ था और मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। मैं खड़ा हुआ, अचानक मेरी नज़र सीढ़ियों पर चली गई तो ऐसा लगा जैसे कि कोई वहाँ खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। मैं ऊपर देखता रहा और कोई ऊपर से मुझे खड़े खड़े देखता रहा। कुछ साफ नज़र तो नहीं आ रहा था, बस ये लग रहा था कि कोई तो खड़ा है वहाँ और देख रहा है। तभी माँ आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, शाम की पूजा का वक्त हो गया है, उसके बाद तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, जल्दी से पूजा कर लो। मैं माँ के साथ चल दिया, लेकिन चलते चलते मेरी निगाह बार बार पीछे सीढ़ियों पर ही जा रही थी। एक दिन देर रात में आंगन में बैठा किताब पढ़ रहा था। आंगन में हल्की रोशनी के नीचे खाट बिछाए हुए और उस पर मैं उल्टा लेटा हुआ था, मुंह नीचे की ओर किए हुए किताब पढ़ रहा था। मुझे ऐतिहासिक नॉवल पढ़ने का बहुत ही शौक था। मुझे बिना पढ़े नींद ही नहीं आती थी, इसीलिए मैं अक्सर रात के खाने के बाद नॉवल लेकर बैठ जाया करता था। उस समय जून जुलाई का महीना चल रहा होगा, जब बहुत गर्मी होती है और उमस भी रहती है। आंगन में भी वैसी ही उमस हो रही थी, पसीना चेहरे से बह रहा था। हवा के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था कि मेरी किताब पर भी टपक टपक करके गिर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, हे भगवान, थोड़ी तो दया करो, थोड़ी सी हवाई चला दो यार। फिर अचानक मेरे चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पास में बैठकर पंखा चला रहा हो और फिर पास में आकर मुंह से मेरे चेहरे पर फू कर रहा हो ठंडी हवा। मैं अचानक सकपकाकर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, लेकिन सब लोग सो रहे थे सिवाय मेरे। पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा, सबके कमरों की बत्ती बंद हो गई थी
और मैं अकेला हल्की बत्ती में आधे अधूरे अंधेरे में आंगन में खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। फिर डर के मारे मैंने मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी अचानक पीछे से मेरे कानों तक एक मीठी सी आवाज आई, रमेश, आप अपनी किताब तो यहीं भूले जा रहे हैं। मेरी सांसें जैसे एक बार को रुक गई। फिर भी मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने बहुत सुंदर लहंगा चोली पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे कोई नीला समंदर हो। सिर पर ढका पल्लू जो बार बार सिर से फिसल रहा था। माथे पर चंद्रमा सी चमकती बिंदी, होठ ऐसे जैसे गुलाब की पत्ती हो। ऊपर से उसकी शहद जैसी मीठी आवाज, जिसने मुझे अपनी ओर खींचने में 1 मिनट नहीं लगाया। मैं कब उसके रूप का दीवाना हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कई महीनों में उसे मैंने पहली बार देखा और देखता ही रह गया। उस रात के बाद वो मुझे रोज दिखने लगी और हम दोनों रोज मिलने लगे। मैं जब भी अकेला होता था वो मेरे पास चली आती थी। फिर हम घंटों बैठे बातें करते रहते थे। वो मुझे कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अब मुझे भी वो अच्छी लगने लगी थी, या ये कहो मुझे भी उससे प्यार हो गया था। हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे ज़्यादा देर तक। यहाँ तक कि अब वो रोज़ रात में मेरे पास आ जाती थी और हम दोनों साथ में सोते थे। कई महीने बीत गए थे हमें एक साथ रहते हुए। कभी कभी तो हमें पूरा दिन बीत जाता था और पूरी रात भी बीत जाती थी बातें करते करते, लेकिन हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था ये सब हकीकत है। फिर एक दिन मेरा भ्रम तब टूटा जब माँ ने बोला कि मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ की ये बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने माँ से कहा, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर माँ बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। मैं दुखी मन से अपने कमरे में चला गया। फिर पीछे से माँ आती है और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती है कि बेटा, आज मैं तुम्हें भले ही अच्छी ना लग रही हूँ, लेकिन कल जब तुम उसकी माया जाल से बाहर निकलोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और यह कहकर माँ चली गई। लेकिन उस वक्त मैं प्यार में था, मुझे कहाँ ये सब बातें समझ में आने वाली थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे कि इतने में वहाँ रेशमा आ गई और कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने उसे शादी के बारे में सब कुछ बता दिया तो वह मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। मैं बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गया, बिना ये सोचे कि वो एक जिन्न परिवार से है, उसका और मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरे लाख मना करने के बाद भी। ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरी सगाई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी माँ आई और बोली, तुम अब तक तैयार नहीं हुए, चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की वालों के घर जाना है सगाई के लिए। मैं खामोश बैठा हुआ था, घुटनों से सिर लगाकर झूम रहा था। जैसे ही माँ ने मुझे छुआ, मैंने गुस्से में आकर उन्हें जोर से दूर धकेल दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत आ गई हो और अचानक मेरी आवाज़ भारी हो गई और मेरी आंखें एकदम लाल लाल चमकने लगी। माँ घबरा गई, लेकिन शायद उन्हें पता था कि मुझे क्या हुआ है, इसीलिए बिना घबराए बोली, मेरे बेटे को छोड़ दो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमने तुम्हें कभी परेशान किया है, तो फिर तुम क्यों मेरे बेटे पर सवार हो गई हो। माँ मेरे सामने झोली फैलाए भीख मांग रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी अचानक
मेरे अंदर समाई हुई रेशमा ने कहा, मैं रमेश से प्यार करती हूँ। रमेश सिर्फ मेरा है, मेरा। मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगी। माँ रोते बिलखते कहती है, हम तो पूजा पाठी लोग हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम कैसे मेरे बेटे पर सवार हो सकती हो? ये जानने के बाद कि इंसान और जिन्न का कोई मेल नहीं हो सकता, मेरे बेटे को बख्श दो। ये एक माँ की गुहार है, भगवान तुम्हें नहीं बख्शेगा अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो। माँ की बात खत्म ही हुई थी कि अचानक एक आदमी और एक औरत कमरे में दाखिल हुए। मेरी माँ मजबूत दिल की थी, इसीलिए वह उन दोनों को देखकर बिना घबराए समझ गई थी कि ये दोनों रेशमा के माता पिता हैं। माँ बिना घबराए उनसे बोली कि कृपया अपनी बेटी को समझाइए कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे। ये दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं माँ से कि बहन आप मत घबराइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। रमेश हमारे बेटे की तरह है और हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। रेशमा के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, छोड़ दो इसे बेटी, अगर तुम इससे सच्चा प्रेम करती हो तो जाने दो इसे, इसी में रमेश की भलाई है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो मेरे नहीं रेशमा के आंसू थे। वह रोते बिलखते कहती है, मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने उसे वादा किया था कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। रेशमा के पिता कहते हैं, बेटी प्रेम जोर जबरदस्ती से नहीं होता और अगर तुम इसके साथ हमेशा रहना चाहती हो तो इसके आसपास रहो, हवा बनकर, पेड़ बनकर या फूल बनकर। रेशमा सुबक सुबक कर रो रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह, और फिर अचानक वो मेरे शरीर से बाहर निकल गई और तभी उसके पिता ने उसे एक सुंदर सी गुड़िया में बदल दिया। मैं जब होश में आया तो मुझे पुराना कुछ भी याद नहीं था, मैं बस सबको देखे जा रहा था। तभी रेशमा के पिता आए और मुझे वो गुड़िया देकर बोले, ये तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। मैं उन्हें देखकर हैरान था कि न जाने ये कौन है जो मुझे शादी का तोहफा दे रहे हैं। तभी वो मुझसे कहते हैं, शादी के बाद इसे अपने साथ अपने कमरे में ही रखना और इसका अच्छे से ध्यान रखना, तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। उन्होंने वो गुड़िया मेरे हाथ में दे दी। मैं उस गुड़िया को देखता रहा। वो गुड़िया देखने में बिल्कुल असली लड़की जैसी लग रही थी, मानो मेरे सामने कोई असली लड़की खड़ी हो जिसने बहुत सुंदर लहंगा चोली पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे कोई नीला समंदर हो, माथे पर चंद्रमा सी चमकती बिंदी, होठ जैसे गुलाब की पत्ती। शादी के कई महीने बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैं हर वक्त उस गुड़िया को अपने साथ ही रखता था और हमेशा उससे बातें करता रहता था, यहाँ तक कि रात को भी सोते वक्त मैं उसे अपने साथ ही लेकर सोता था। एक दिन मेरी पत्नी माँ के पास सो रही थी और मैं अकेला अपनी गुड़िया के साथ अपने कमरे में सो रहा था। लगभग आधी रात बीत चुकी होगी, तभी मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे मेरे ऊपर कोई आ रहा है। मुझे लगा शायद मेरी पत्नी आई होगी रात को, ये समझकर मैंने उसके साथ सब कर लिया। पर मुझे महसूस हुआ कि आज वो कुछ अलग लग रही थी। मैंने उससे पूछा, आज तुम कुछ अलग कैसे लग रही हो? उसके बाद उसने जो कहा मैं सुनकर दंग रह गया। उसने बोला, रोज ये सब करने के लिए तुम्हारी बीवी के शरीर में जाना पड़ता था, कहीं उसे पता न चल जाए, लेकिन आज वह नहीं है, इसीलिए आज मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे हो। यह कहकर वह रेशमा फिर गुड़िया में बदल गई। मैं यह देखकर दंग रह गया तो मुझे समझ में आ गया था, इसका मतलब गुड़िया ही रेशमा है और रेशमा ही गुड़िया, जो रोज रात को मेरे साथ सोया करती थी और अब ये हमेशा के लिए मेरे साथ ऐसे ही रहने वाली है, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।